आदाब, सलाम, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं ललित कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 यानी 6 भारती भवन का जो बायोलॉजी चैप्टर है बुक, उस क्वेश्चन से आप 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहे कंटिन्यूअस। सारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने को मिलेगा। अगर आप KVS कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें और अंत तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे आप, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम जनन कहते हैं। जनन किसे कहेंगे? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, मतलब जैसा वो हैं खुद अपने जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने की जो हम जनन कहते हैं। आप समझिए होंगे कि जनन किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के आधार पर जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किसे कहेंगे और लैंगिक जनन किसे कहेंगे? कमेंट कीजिए बना के। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की 2 प्रमुख विधियों के नाम लिखें। तो क्या होगा? विखंडन और मुकुलन। विखंडन और मुकुलन। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4। 2 पादपों के नाम लिखे जिनमें कायिक प्रवर्धन होते हैं, आलू और अंगूर। कायिक प्रवर्धन क्या होता है पहले बताएं। आप देखे होंगे कभी कभी आपके घर में आलू रह जाता होगा या प्याज रह जाता होगा, उसमें आँख निकल जाता है, उससे होता है कायिक प्रवर्धन। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 5। किसी एक पौधे का नाम लिखे जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो होगा ब्रायोफिलम। क्या होगा आंसर? ब्रायोफिलम। किसके द्वारा होता है? ब्रायोफिलम के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 6। कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है? देख रहे हो यहाँ पर, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे, कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे वांछित वांशिक गुणों में जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते विभिन्न पैदा नहीं होती है। समझ गए होंगे कि कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है। तो कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधे वांछित आनुवांशिक गुणों में जनक पौधों के समान होते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती है। तो लैंगिक जनन मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं करते वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। DNA प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? तो जनन में DNA प्रकृति एवं उनके अन्य कोशिका संगठन का सृजन होता है। सृजन मतलब निर्माण होते हैं। DNA मतलब उसके पैतृक गुण। कभी कभी आप देखते होंगे तो पिता के समान या उसके जो लक्षण होते हैं उसके पिता में, वो लक्षण क्या होते हैं उसमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? तो इससे विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। पुंकेसर के भाग के नाम लिखे। भाई पुंकेसर क्या है? तो पुष्प का नर जनन अंग का नाम है पुंकेसर, और स्त्री का नाम है स्त्री केसर। पुष्प कितने भाग है? 4। पुंकेसर, स्त्री केसर, दलपुंज और बृहदलपुंज। तो पुंकेसर के भागों के नाम लिखे। क्वेश्चन आएगा कि पुंकेसर के भागों का नाम लिखिए। तो तंतु, इसी को फिलामेंट भी कहेंगे, अपराकोष या वर्तिका इधर बोल सकते हैं हम। आई होप। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 10। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? आप कहे पहले बताइए कि अंडाशय पाया किस में जाता है, पुरुष में कि स्त्री में? तो स्त्री में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपको।
तो अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल रहते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो अंडाशय के अंदर बीजांड या व्यूल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागकण में होती है? तो कीटों की भूमिका परागकण में होती है। कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागकण में होती है? तो कीटों की भूमिका परागकण में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव एकलिंगी जीव कहलाते हैं। एकलिंगी, एक मतलब एक का लिंग मतलब लिंग, जिसमें एक ही लिंग पाया जाता हो उसे हम एकलिंगी कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक लिंग पाया जाता है उसे बहुलिंगी कहेंगे। तो एकलिंगी में क्या बताएंगे? अगर नर या मादा, नर समझते पुरुष और मादा मतलब स्त्री। ये भी क्वेश्चन आएगा कि नर किसका भाग है? तो पुरुष का भाग है। मादा किसका भाग है? तो स्त्री का भाग है। तो अंगों के किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव एकलिंगी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकलिंगी जीव कहलाएंगे। एकलिंगी जीव कहलाते हैं। दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम। क्या आप कमेंट करके बताएं कि अमीबा कैसे खाना अपना तैयार करता है या कैसे ग्रहण करता है। तो दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखे जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? मतलब पुरुष के जो वृषण होता है, जहाँ से स्पर्म बनता है, वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? तो आंसर होगा, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह वृषण कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? वृषण कोण कहलाती है। वह क्या कहलाती? पूछ रहा था कि पुरुष में वृषण त्वचा की जो बनी है थैली जैसी रचना में स्थित होती है वो क्या कहलाती है? तो वृषण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण कोण कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 15, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर देखेंगे उसका आंसर। अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग क्या कहते हैं? अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाते हैं? अंडोत्सर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचित स्त्री के किस जननांग में होता है? मतलब मनुष्य जो अंडाणुओं का शुक्राणु के द्वारा जो निषेचित करते हैं स्त्री के किस जननांग में होते हैं? तो मनुष्य अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचित स्त्री के फैलोपियन नालिका में होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि महिला गर्भाशय कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन समझिए कि ये भी क्वेश्चन आएगा कि शुक्राणु किसका भाग है? तो पुरुष का यानी नर का, और अंडाणु किसका भाग है? तो स्त्री और महिला का, ये इसका भाग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये निषेचन स्त्री के फैलोपियन नालिका में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, स्त्रियों में यौवन आरंभ मतलब यौवन आरंभ या प्यूबर्टी। यौवन आरंभ मतलब उभार, उत्तेजना, जो उद्दीपन उसमें होती है। तो स्त्रियों में यौवन आरंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? तो स्त्रियों में आंसर लिखेंगे, स्त्रियों में यौवन आरंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होती है। कब होती है? जब वो 10 से 12 वर्ष की जब एज में आएगी तो क्या होगा? चिकनाहट उसमें आएगी, उसमें क्या होगा? बोल्डनेस आएगा, और उसमें क्या होगा? यौवन आरंभ हो जाएगा या प्यूबर्टी होने लगेगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 18, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो 28 दिन में होती है।
कितने दिन में होते हैं? 28 दिन में इसका क्या होगा? लैंगिक चक्र पूर्ण होती है, या इसी को रज्जुधर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन आया कि रज्जुधर्म कितने दिन तक के बाद होती है? तो 28 दिन के बाद ये क्या होती है? रज्जुधर्म उसमें स्टार्ट होती है, यानी कि लैंगिक चक्र। क्वेश्चन में देखेंगे 19, कार्प्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? कार्प्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो प्रोजेस्टेस्ट्रॉन कहलाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। नंबर देखेंगे 20, अंत तक बने रहें कि जितना भी सारा अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट भी क्वेश्चन है, आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आपको सिलेबस ख़त्म करना होगा। आप कहीं भी आप पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी फोकस, अपनी मेंटलिटी, अपनी जो क्षमता को दिखाना है तो आपको उसके लिए आपको पहले सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और सिलेबस अगर कवर कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ रेस का हीरो बनेंगे। आप अपने रेस का क्या बनेंगे? हीरो बनेंगे। क्योंकि आप जैसे जैसे बहुत 20, 22, 23, 24 लाख स्टूडेंट आपके तरह लाइन में लगे होंगे, खड़ा होगा। आप समझते हैं अगर एक रोज़ नहीं पढ़ते हैं आप तो आप ये कितना 1 लाख के नीचे भाग जाते हैं, समझ गए ना। इसलिए आप कंटिन्यूअस कुछ भी हो जाए आपका अपना टाइम निकाल कर और पढ़ना जरूरी है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखें। किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखें जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होती है। तो पहला हो जाएगा कंडोम, जो पुरुष के लिए है, कॉपर ट्यूब जो महिलाओं के लिए है। जब जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमें 2 युक्तियों का नाम बताना है तो पहला बताएंगे कंडोम, जो पुरुष इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा बताएं कॉपर टी। कॉपर टी कौन लगाती है? महिला लगाती है। इससे क्या होगा? वो गर्भाशित नहीं हो, सेक्स कितना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या होगा? गर्भाशित नहीं होगा, मतलब स्पर्म या अंडाणु को संपर्क नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा? गर्भाशित यानी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो प्रेग्नेंट से बचने के लिए आप 2 चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पहला कंडोम का इस्तेमाल करेंगे जो पुरुष के लिए काम होता है, और कॉपर ट्यूब। अभी क्वेश्चन आएगा कंडोम का इस्तेमाल कौन करते हैं? पुरुष, स्त्री, दोनों, इनमें कोई नहीं, तो आंसर मारेंगे हम पुरुष। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछेगा इसे। और कॉपर ट्यूब ऐसे पूछेगा कि कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल कौन करता है? तो महिलाओं के लिए किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन संचारित रोग के नाम लिखे। तो आंसर बोलेंगे गोनोरिया और यूरेथ्राइटिस। पहला नाम बताएंगे गोनोरिया, दूसरा बताएंगे यूरेथ्राइटिस। क्वेश्चन पढ़ेंगे 22, जीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या कहलाता है? गुणसूत्र। मतलब जीवों में, किसमें? जीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक। वाहक का मतलब हुआ कि उसको ट्रांसफर, मतलब बढ़ाना, परिवहन, जैसे वाहक होता है ना, तो किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 23, क्वेश्चन पढ़ेंगे 23। क्या कर रहा है? किसी प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन, जब नर और मादा भागे नहीं लेंगे तो शुक्राणु कहाँ से होगा और अंडाणु कहाँ से होगा? शुक्राणु पुरुष का भाग है, अंडाणु स्त्री का भाग है। तो किस में होता है? वो अलैंगिक जनन में होता है। किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? अलैंगिक जनन में होता है। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 24, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो बहुखंडन या बहुविभाजन।
पुट्टी या शिस्ट का निर्माण किस प्रकार की विभाजन में होता है? तो बहुखंडन, जिसका खंड बहुत होगा उसी को बोलेंगे बहुखंडन या बहुविभाजन। बहु मतलब बहुत है, विभाजन मतलब बंटवारा, यानी जिसमें बहुत बहुविभाजन में होता है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 25। प्लेनिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? अपखंडन या पुनर्जनन विधि द्वारा। प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो अपखंडन या पुनर्जनन विधि द्वारा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 के दौर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 27, 26 और 27। 26 में कहता है कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो बीजाणु जनन विधि, बीजाणु जनन विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो कायिक जनन। कौन सा? कायिक जनन। उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो कायिक जनन। कौन सा? कायिक जनन। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 28। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? वृषण, जिसके द्वारा शुक्राणु बनता है। वृषण। पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? तो वृषण है। नेक्स्ट है कि मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय यानी जहाँ से मूत्र का निष्कासन होता है। क्वेश्चन आएगा कि मूत्र का निष्कासन कहाँ से होता है? वृक्क के द्वारा मूत्र का निष्कासन, गुद्दा द्वारा मल का निष्कासन। और कहेंगे मल क्या होता है? ये उत्सर्जन। मल क्या? मलोत्सर्जन किसे कहेंगे? तो मल त्याग, शरीर से मल त्यागने को मलोत्सर्जन कहेंगे। आप इसे लेसन पढ़े होंगे 4 लेसन में, उत्सर्जन चैप्टर। उस चैप्टर में आपको लिखा है उत्सर्जन किसे कहेंगे। तो क्या किसे कहेंगे उत्सर्जन? जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे गुद्दा द्वारा मल का निष्कासन, वृक्क द्वारा मूत्र का निष्कासन, त्वचा द्वारा पसीना का निष्कासन, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नकाश के माध्यम से निकलता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो एक जोड़ा यानी 2 गो। प्रत्येक स्त्री में 2 जोड़ा अंडाणु यानी 1 जोड़ा अंडाणु पाया जाता है। जोड़ा मतलब 2 गो, जोड़ा मतलब एक में 2 होगा। जैसे आप चप्पल खरीदने जाते तो जोड़ा में लाके आएंगे, 1 जोड़ा लाएंगे मतलब 2 को लाएंगे खरीद के। तब प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाणु यानी अंडाशय पाया जाता है? तो 1 जोड़ा। कितना? 1 जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 31। अंडाणु किस नालिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है? तो फैलोपियन नालिका। गर्भाशय भी यहीं पर होती है, फैलोपियन नालिका में। अगर गर्भाशय से बचने के लिए क्या लगाना होगा? तो कॉपर ट्यूब लगाना होगा। या तो पुरुष इस्तेमाल कर ले कंडोम का, या तो स्त्री का इस्तेमाल कर ले कॉपर ट्यूब का। अगर दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल करता है तो वो प्रेग्नेंट यानी प्रेगनेंसी नहीं होगा। अगर वो डाउट दोनों करता है तो फिर ऐसे होना तो तय है। और वो कब होते हैं? जब परिपक्व ठीक MC यानी जो होती है पीरियड, मासिक चक्र, वो 28 यानी जो 14 दिन के ठीक बाद वो अंडाणु से परिपक्व